एक बार हम लास्ट क्लास का जो हमने किया था एक बार देख लेते हैं। हमारा इनकम टैक्स एकदम न्यू सब्जेक्ट है, और ये जैसे अकाउंट्स के अंदर था ना कि हम सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे थे, तो सेमेस्टर 2 में थोड़ी मदद मिल गई, वही P&L वही डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे ना तो कोई डेबिट ना तो कोई क्रेडिट, और एकदम कंप्लीटली न्यू है, पीछे किसी भी सब्जेक्ट से कोई लेना ही देना नहीं है इसका। ठीक है ना। तो इनकम टैक्स हमारा क्या क्या पढ़ा था हमने, मैं एक बार रिकैप कर दूं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि भाई जो इनकम टैक्स होता है ना, इनकम टैक्स के अंदर दो चीजें होते हैं, एक असेसमेंट ईयर होता है और एक प्रीवियस ईयर होता है। टैक्स दो टाइप के मैंने बताए थे आपको बेसिकली यहाँ पे, कि एक होगा डायरेक्ट टैक्स, एक होगा इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि हम जो पैसे कमाते हैं ना उसी के ऊपर हम जाके टैक्स भर देते हैं, जो हमने अर्निंग किया उस पर हम खुद जाके देंगे, दैट इज डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। एक देखा था हमने इनडायरेक्ट टैक्स, जिसपे हम नहीं देते, हमारे मीडियोकर दुकानदार जाके जमा कराता है, उसे क्या बोलते हैं हम, इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे सिलेबस में सिर्फ अभी पढ़ना है डायरेक्ट टैक्स सेमेस्टर 5 में, और सेमेस्टर जब 6 में जाओगे तब आप सभी बच्चों को पढ़ना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज कॉल्ड जीएसटी, कस्टम और एन अदर मिसलेनियस लॉ होता है। डायरेक्ट इस इनकम टैक्स के अंदर पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स समझने होंगे, और बेसिक टर्म्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या बेसिक टर्म्स हो सकता है। सबसे पहले था हमारा वर्ड असेसमेंट ईयर। सर असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर का मतलब होता है कि जिस साल हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं और हम पिछले साल की इनकम जो कमाते हैं उस पर हम टैक्स नहीं देते, कैलकुलेशन अगर हम आज की डेट पे करेंगे तो जिस साल कैलकुलेशन होगा उसको कहेंगे असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? जिस साल हम इनकम को क्या करते हैं, इनकम को अर्न करते हैं, जिस साल हम इनकम को क्या करेंगे, अर्न करेंगे, उसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर। और जिस साल हम इसके ऊपर क्या देने वाले हैं, टैक्स देने वाले हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, असेसमेंट ईयर। तो यहां दो पार्ट हमने कर लिया था। असेसमेंट ईयर का मीनिंग भी समझा था हमने किस तरीके से है, फाइनेंस एक्ट क्या होता है। तो जो बच्चे आज की क्लास में आए, पहले पुरानी वाली यानी एक ही क्लास तो हुई है, होपफुली आपने देख लिया हो, नहीं देखा हो तो उसको देख लीजिएगा, तो आपको क्लियरिटी ज्यादा मिल जाएगी इसके अंदर। ठीक है ना। तो आज हम आगे पढ़ने वाले हैं, असेसमेंट ईयर हम पढ़ चुके थे। हाँ, प्रीवियस ईयर अभी पूरा कंप्लीट नहीं करा, मैंने बताया आपको कि इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हैं, जो कि मैं बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर में ही हमें टैक्स को भी जमा करना पड़ जाता है। कुछ एक्सेप्शन केस है, जैसे कि मैंने बताया था इंडिया से परमानेंटली जा रहे हो या डिसकंटिन्यू बिजनेस कर रहे हैं एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक न्यू वर्ड आज के दिन सीखेंगे, आज की क्लास हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ड है एसएससी। वर्ड क्या है? एसएससी। अब एसएससी कौन होता है ये समझते हैं। मान लेते हैं एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये गवर्नमेंट है, और हम कौन सा टैक्स पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स। ये गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट है। अब आप सभी स्टूडेंट हो, मान लेते हैं मिस्टर ए और इसका एक सन है, मान लेते हैं मिस्टर बी। ये अपना, हो सकता है लेट सपोज बिजनेस कर रहे हो, या हो सकता है ये जॉब कर रहे हो। इनकी इनकम इतनी है कि ये अपने इनकम के ऊपर टैक्स जाके देते हैं। अपने इनकम पे क्या देंगे, ये टैक्स। और जो बी है वो स्टूडेंट है, इसकी कोई इनकम ही नहीं है, तो ये टैक्स नहीं देगा सरकार को। सरकार को टैक्स कौन देगा, हमारा मिस्टर ए देगा, बी तो देगा ही नहीं क्योंकि बी की कोई कमाई नहीं है। अच्छा, टैक्स देने के पीछे भी लॉजिक होता है। आप सोचोगे यार मेरे पापा तो नहीं देते, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देख रहे होंगे, हमारे घर पे तो कोई टैक्स का नाम भी नहीं लेता। तो टैक्स में सरकार क्या बोलती है कि आपकी इनकम अगर 5 लाख रुपए सालाना, और इनफैक्ट इसको बढ़ा के तो अब 7 लाख कर दिया गया है, 7 लाख ले लेते हैं, सपोज करते हैं 7 लाख रुपए तक सालाना इनकम, 7 लाख के हिसाब से अगर हिसाब लगाएं तो लगभग 55-60 हजार रुपए महीने का पड़ जाएगा आपका। अगर इतने पैसे कमाते हैं साल के, तब आप टैक्स देने के लिए एलिजिबल होते हो, तब आपको टैक्स देना है। अगर आपकी इनकम ही 5 लाख आ रही है, 4 लाख आ रही है, तो सरकार बोलती है टैक्स दो ही मत। तो इसलिए आपके कुछ जो बच्चे देख रहे हो या जो वीडियो को देखेगा वो देखेगा हमारे घर में कोई नहीं भर रहा, तो आप एक चीज नोटिस करना, उनकी इनकम 7 लाख रुपए से क्या रही होगी, कम। अगले साल तो इसको बढ़ा के 12 लाख कर दिया गया है।
तो हमारे पेरेंट्स इसलिए भी नहीं दे रहे, कुछ के पेरेंट्स, तो कुछ के पेरेंट्स को पता होगा कि भैया हमारे पेरेंट्स तो टैक्स को भर रहे हैं तो उनकी इनकम ज्यादा होगी इसलिए टैक्स को भर रहे हैं। तो ये जो है मिस्टर बी जो है वो टैक्स देगा या नहीं देगा? जवाब है नहीं देगा, ये देगा। तो इसको बोलेंगे हम एसएससी, और इसको बोलेंगे भाई तुम एक नॉर्मल पर्सन हो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं। तो इनकम टैक्स के अंदर जो पर्सन टैक्स पेमेंट करने के लिए लाइबल होता है, टैक्स को पेमेंट करने के लिए लाइबल होती है, या उसकी इनकम टैक्स देने के लायक बन चुका है, उसको हम जैसे एसएससी के नाम से बोलेंगे। सी कैसे समझो, हम किसी को उधार माल बेचते हैं, उसका नाम ए बी सी कुछ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर बोल देते हैं। सेम ऐसे अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट को टैक्स देगा तो सरकार, लॉ में बोला गया भैया तुम कौन हो? एसएससी हो। तो आज के बाद याद रखना, टैक्स कौन देता है? हमेशा एसएससी देता है, क्योंकि अगर आप टैक्स देने लग गए तो आप भी एसएससी बन गए। मान लो मैं टैक्स नहीं दे रहा तो मैं एसएससी नहीं हूं। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एवरी एसएससी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज अ नॉट अ एसएससी। हर एक व्यक्ति जरूरी नहीं है कि एसएससी हो, लेकिन हर एक एसएससी जरूरी है कि वो एक पर्सन होगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आ जाता है यहां पे। तो एसएससी का मतलब समझ में आया आपको क्या होता है? कि जो पर्सन टैक्स देने के लिए लाइबल होगा, टैक्स को पेमेंट करेगा, उसको क्या नाम देंगे हम? एसएससी का नाम देंगे। चलिए इसके डेफिनेशन को अगर देखें हम एसएससी का, तो देखो मैं अगेन कहूंगा सेक्शन इतना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैंने सेक्शन लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, आप उसको रेफर में लेना चाहते हो तो ले सकते हो। जितनी भी डेफिनेशन मिलेगी, जितनी भी डेफिनेशन मिलेगी, सारी डेफिनेशन आपको सेक्शन 2 में मिलेगा। सेक्शन 2 के अंदर कोई भी डेफिनेशन, किसी भी लॉ का डेफिनेशन उठा लो सेक्शन 2 में। अब सेक्शन 2 के अंदर आपका यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिखा होता है। तो ये होता है सबसेक्शन के कौन से पॉइंट में किसकी डेफिनेशन है। तो इनकम टैक्स का जब मैं सेक्शन 2 ओपन करूंगा ना, तो ये 7वें पॉइंट में नजर आएगा। कहां पे नजर आएगा ये? तो 2 सबसेक्शन 2, वैसे तो क्लॉज बोलते हैं। तो इनकम टैक्स का अगर मैं सेक्शन 2, अब मैं देखता हूं शायद नेट पे भी तो अवेलेबल है आपको ये चीजें। देखो है बड़ी छोटी सी चीज, लेकिन ये चीजें बहुतों को पता नहीं होता, बस ये पता होता है सेक्शन होगा, सेक्शन 2 एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये लीजिए, नहीं यहां से मिल जाएगा हमें। अब देखो यहाँ पे मैं, जैसे कि ये एक्ट है, ये रियल इनकम टैक्स, कुछ भी चीजें चाहिए यहाँ ये अपडेटेड रहता है, लेकिन हम थोड़ा इनसे पीछे पड़ रहे होते हैं। सेक्शन नंबर डाल देते हैं, सिर्फ 2 डाल देते हैं, ठीक है, 2 और सर्च कर देते हैं। अब देखो सेक्शन नंबर 2 आ गया। अब जैसे इसको ओपन करूंगा तो इसके अंदर देखो पॉइंट्स आएंगे। देखो सेक्शन में पहला पॉइंट, अब हम जो पढ़ रहे हैं सेक्शन 7 पढ़ रहे हैं, तो 7वें पॉइंट पे जाना पड़ेगा। ये पहले पॉइंट के अंदर भी देखो ए बी सी डी इतना चल रहा है, 7वें पॉइंट में जाओगे तो कौन सा मिला आपको? एसएससी का मीनिंग समझ रहे हो? 7वें पॉइंट में गए तो आपको मिला एसएससी का। तो समझ में आया? सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 का मतलब क्या है? 2 तो एक सेक्शन हो गया। अब जब सेक्शन 2 लिखा गया तो उसके अंदर बड़े सारे पॉइंट्स, अब एक पॉइंट नहीं है, आप देखते देखते परेशान हो जाओगे भाई कितने सारे डेफिनेशन लिखे हैं। तो 48 है पूरे। तो इनकम टैक्स के अंदर अगर डेफिनेशन किसी चीज की पढ़नी है तो कितनी डेफिनेशन है? 48 तक जाती है। और 48 का मतलब 48 मत समझना आप एक सिंपल सेक्शन 1 में ही देख लो। सबसेक्शन 1 के अंदर 1A है, फिर 1A के बाद BC है एग्रीकल्चर से, फिर आपका 1B है, फिर 1C है, 1D है, तब जाके दूसरा नंबर आया हमारा। तो सबसेक्शन 1 में भी कितने सारे पॉइंट हो गए। तो अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, मेरे डेफिनेशन क्या था? 7। तो देखो 7 पे क्या लिखा हुआ है, ये मैं ओरिजिनल जो इनकम टैक्स एक्ट होता है, जो बेयर एक्ट होता है, वो मैं दिखा रहा हूं आपको, ऐसा नहीं कि किसी किताब में से। तो ओरिजिनल जो बेयर एक्ट है, जो इनकम टैक्स ऑफिशियल वेबसाइट पे है, वो है। तो पॉइंट नंबर 7 में बताया एसएससी कौन होता है, कि एसएससी मीन्स अ पर्सन by whom any tax or any other sum of money payable to under this act। मतलब कोई टैक्स देने के लिए लाइबल है, या टैक्स के अलावा, जैसे मान लो आपने कोई पैसे आपको मतलब कि लॉटरी कराई या फिर कहीं से पैसे मिल गए जो सरकार बोलती है भाई तुम्हें तो इस पर टैक्स देना पड़ेगा, तो आप, या फिर पेनल्टी देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कुछ भी पैसा अगर आपको इस टैक्स के अंडरगट देना पड़ रहा है तो उसे हम एसएससी बोलते हैं। बट आपको इतना थोड़ा इसके अंदर क्या रहता है, जो डेफिनेशन होते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हम इसको क्या करते हैं थोड़ा सिंपल करके लिख लेते हैं।
सिंपल करके लिख लेते हैं। तो देखिए क्या कहता है एसएससी में, एसएससी मीन अ पर्सन बाय हुम इनकम टैक्स और एनी अदर सम मनी इंटरेस्ट पेनल्टी। अब मैंने यहाँ पे वहां पे ये बात नहीं लिखा था, यहाँ पे लिख दिया इंटरेस्ट और पेनल्टी, कुछ भी देने के लायक हो तो इस एक्ट के अंदर, दिस एक्ट का मतलब हमारा इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है, 1961 एक्ट कौन सा है हमारा, इन 1961 इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है, 1961, ठीक है ना। पर्सन इन रिस्पेक्ट whom any procedure under the act has been taken असेसमेंट ऑफ द इनकम और लॉस, चाहे आपके इनकम का डिटेल मांग लिया जाए, चाहे आपके लॉस का। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन। तो कहता है पर्सन इन रिस्पेक्ट टू हुम एनी प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग का मतलब पूछताछ, प्रोसीडिंग का मतलब यहां पे क्या है, पूछताछ कर लिया जाए, अंडर द एक्ट, इस एक्ट के अंदर पूछताछ कर लिया जाए या कैलकुलेशन कर लिया जाए इनकम लॉस का, तो आप एसएससी बन जाओगे। पर्सन हु इज डीम टू बी एसएससी, डीम टू बी एसएससी पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, नहीं सेक्शन 6 पढ़ेंगे, 6 सबसेक्शन 1 ए। डीम्ड एसएससी क्या होता है वो भी देखेंगे, डीम्ड एसएससी अभी हम अगला चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे। तो पर्सन हुम एसेसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम लॉस अनदर पर्सन, मतलब कि अगर आपको मान लिया जाता है आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि सरकार, आप बोलते हो सर मेरी इनकम तो मैंने बोला कि 7 लाख तक है, आपकी इनकम 4 ही लाख हो रही है, लेकिन सरकार देखती है कि भाई आपने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी है, तुझे तो टैक्स ही देना पड़ेगा, तो तब भी आप एसएससी बन जाओगे। पर्सन हु इज डीम टू बी एन एसएससी डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट होता है फेल्स टू कंप्लाई द प्रोविजन ऑफ टीडीएस, फेल्स टू पे इन एडवांस टैक्स, अगर कोई ऐसा होता है। कुल मिला के इनका कंक्लूजन अगर देखा जाए तो कंक्लूजन यही निकल के आता है कि जो पर्सन इनकम टैक्स देने के लिए या उसके अलावा पेनल्टी फाइन देने के लिए इनकम टैक्स अथॉरिटी को लाइबल होता है, उसको हम कॉमनली एक नाम से बुलाते हैं, वो नाम क्या होता है, एसएससी, उसे क्या बोलते हैं, एसएससी। समझ में आई बात आपको। तो ये एक पर्सन है जिसका डेफिनेशन कई बार आपको क्वेश्चन के बीच में डिस्कशन किया जाएगा कि एसएससी क्या होता है, एसएससी से समझेंगे मतलब। अब इसके बाद पर्सन की बात आई, अब टैक्स कौन देगा, कोई ना कोई पर्सन देगा। अब पर्सन के अंदर भी कैटेगराइज कर दिए गए हैं, टोटल 7 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है पर्सन को, आप समझना टोटल 7 कैटेगरी में। जैसे कि मैं एज अ इंडिविजुअल मैं भी टैक्स दूंगा, कोई कंपनी वो भी टैक्स दे रहा है, कोई पार्टनरशिप फर्म वो भी टैक्स दे रहा है, अगर मान लेते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी भी टैक्स दे रहा है, स्कूल वो भी टैक्स दे रहा है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग टैक्स दे रहा है। तो इसको ना काफी पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, टोटल 7 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया। समझना कौन कौन से 7 पॉइंट्स में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट आ जाता है, और ये पर्सन की डेफिनेशन पता है कहां पे है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में, यानी कौन सा पॉइंट, 31वें पॉइंट में। अगर आप देखोगे जो हमने एक्ट खोला है तो इसमें 31वें पॉइंट पे जाना पड़ेगा, तो वहां पे बताया भाई, हम बताएंगे पर्सन क्या क्या होता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 31 पे क्या आ गया, पर्सन इंक्लूड कौन कौन, ये देखो 7 पर्सन बताए हुए हैं, यही पर्सन मैं समझाने वाला हूं। समझ में आई बात। तो कभी भी आप एक्ट या लॉ को देखेंगे तो समझ जाइएगा उसका मतलब क्या होता है। जैसे आपने देखा 1A B C, तो वो सब सेक्शन में चला जाता है। तो यहां पे पर्सन में देखें तो सबसे पहले बोला गया भैया इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। लेकिन हाँ कुछ बच्चे सोचेंगे सर हम इसी से तैयारी कर लेते हैं, तो ये जो इनकम टैक्स मैंने एक्ट दिखाया एकदम लेटेस्ट होता है, कल कोई न्यूज आए तो आज आ जाता है इसके अंदर, लेकिन हम जो है ना इस न्यूज से 1 साल पीछे चलते हैं, तो हमें 1 साल पुरानी बातें पढ़ना है। कहीं आप इसी एक्ट से ही पढ़ के पेपर देने जाओगे, तब भी आपने सही भी लिखा हो तब भी आपके आंसर गलत हो जाएंगे वहां पे, क्योंकि इस एक्ट में लिखा है कि 12 लाख रुपए तक इनकम पे टैक्स नहीं देना, और जो हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है 7 लाख रुपए तक के इनकम पे टैक्स नहीं देना। तो दोनों में फर्क आ जाएगा ना एक तरीके से देखा जाए। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कौन होता है, जैसे हम और आप, तो आप जैसे कोई भी हो सकता है। इसको किस में रखा गया, इसको भी हम पर्सन बोलेंगे, और ये भी टैक्स देता है। इनका टैक्स देने का रूल अलग है, इसका टैक्स देने का रूल क्या है, हर किसी का रूल अलग अलग है। इसके बाद अगला हो सकता है हमारा HUF, HUF जिसको हम बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या होता है ये, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अच्छा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है कि इसके अंदर ना सिर्फ हिंदू लॉ के हिसाब से है, इसमें मुस्लिम इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकते, सिर्फ हिंदू के लिए। हाँ, इसमें सिख और ईसाई
इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, हम सेपरेट एंटिटी बना लेते हैं। हमारा फैमिली अगर कोई बिजनेस होता है, जैसे आपने कई बार किसी नाम के आगे सन्स, ब्रदर, इस तरीके से वर्ड लिखे हुए देखोगे बोर्ड के ऊपर, कि जैसे कि कोई भी सन्स या ब्रदर वर्ड का इस्तेमाल करता है तो वो क्या होते हैं, HUF होते हैं। HUF का क्या फायदा होता है ये समझो। जैसे मेरी इनकम कितनी है भाई, 7 लाख तक मुझे टैक्स नहीं देना। मुझे कितने तक टैक्स नहीं देना, 7 लाख तक। लेकिन मैं भी काम कर रहा हूं और मेरा एक दुकान भी है, वहां पे भी मैं काम कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, एक अपने आप की इनकम के टैक्स को मैं 7 लाख के हिसाब से भरूंगा और HUF को 7। तो टोटल अगर मैंने HUF बना लिया, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है, HUF बना लिया तो मेरी 14 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि 7 लाख की इनकम मैं इस नाम पे रिसीव करूंगा और 7 लाख की इनकम मैं इस पे करूंगा। तो मैं भी बताऊंगा HUF क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसके अंदर हिंदू क्या करते हैं कि अपना फैमिली बिजनेस ऑन करते हैं। और इसका मेंबर बनने के लिए इसके अंदर सबसे मेन चीज अगर मैं बात करूं तो ये बनता कैसे है, इसके अंदर एक मुखिया होता है। मुखिया समझते हो, मुखिया समझते हो, कर्ता, जिसको इंग्लिश में भी कर्ता बोलते हैं, हिंदी में भी। हाँ, नहीं इसमें मुस्लिम काउंट नहीं हुआ, हिंदू है, हिंदू नहीं, उसके लिए लॉ ही नहीं, उसको ये बेनिफिट नहीं मिला हुआ है। तो इसके अंदर एक होता है हमारा कर्ता। कर्ता कौन होता है, मुखिया। जैसे कि मान लो यहां पे 1 2 3 4 5 मेंबर हैं, इसमें से एक मेंबर मान लेते हैं आपके फादर हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली घर के अंदर जो मेजर होते हैं वो फादर ही माने जाते हैं, मुखिया घर के मेन। अगर किसी घर में हो सकता है कि दादा दादी हो, किसी घर में कोई भी हो सकता है, तो मेन। तो ये जो है ये माना जाएगा कर्ता, ये क्या माना जाएगा, कर्ता। और ये सब इसके मेंबर होंगे। तो इसमें मेंबर बनने के लिए, इसके मेंबर बनने के लिए दो कंडीशन है, या तो इसके अंदर इसके ये मेंबर हैं और एक पर्सन बाहर से सोच रहा है कि यार मैं भी इसके अंदर मेंबर बन जाऊं, तो बाहर का पर्सन सिर्फ फीमेल ही इसके अंदर मेंबर बन सकता है, मेल नहीं बन सकता। और बनने का कंडीशन क्या है, इसमें से किसी से मैरिज कर लो तो आप इसके क्या बन जाओगे, मेंबर बन जाओगे शादी करने के बाद। या फिर दूसरा, इस मेंबर के अंदर बॉर्न होना पड़ेगा तभी बन सकते हो इसके मेंबर, अदरवाइज दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि मेंबर। तीसरा एक और ऑप्शन छोड़ा हुआ है लॉ ने, कि अगर किसी कर्ता को लगता है कि किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाए लीगली तरीके से, तो भी इसका मेंबर बन सकता है। अब देखो ये भी कुछ पैसे कमा रहा है, 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 सब मिलके कमा रहे हैं, तो इसके सारा लीगल काम, टर्म्स एंड कंडीशन तो करेगा करता ही, लेकिन इन सभी को मिला के भी एक इनकम को टैक्स दे दिया जाता है, जिसको बोला जाता है HUF। HUF दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे इंडिया के अंदर देखा जाए, और बेसिकली प्रॉपर्टी के बेस पे बनाया गया, क्योंकि हमारे इंडिया का कैसा है कानून कि अगर पेरेंट्स के जाने के बाद प्रॉपर्टी उसके बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उस चीज को एक सुलझाने के लिए ये लॉ बनाया गया था। तो अभी इंडिया के अंदर दो तरीके के लॉ है, एक है मिताक्षरा और एक है दया भाग। दया भाग और मिताक्षरा, मिताक्षरा को वर्ड से मतलब समझो, मिताक्षरा का मतलब मित्र और मित्र का मतलब फ्रेंड, फ्रेंड। और एक दया भाग मतलब आप डिपेंडेंट हो। तो वेस्ट बंगाल के अंदर ये चलता है हमारा, और एक सिक्किम में, दो जगह है, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, जहां पे दया भाग है। अगर उस परिवार में, हिंदू परिवार में कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो वो प्रॉपर्टी में लीगल वारिस होता ही नहीं है। उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको जब तक ट्रांसफर ना कर दे तब तक नहीं हो सकता। और बाकी सारे स्टेट को देख लो, वहां पे चलता है आपका मिताक्षरा। मिताक्षरा का मतलब फ्रेंड सर्कल वाला। वहां पे जैसे दिल्ली ले लो, पंजाब ले लो, मुंबई ले लो, यहां पे मान लो अगर किसी का लड़का पैदा होता है, सन पैदा होता है, तो वो ऑटोमेटिकली उस जो भी उसके फादर का जितना भी प्रॉपर्टी होगा उसमें लीगली वारिस माना जाएगा। अगर उसके फादर ने बोला कि, अगर उसके फादर ने बोला कि मैं भाई तेरे को अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दूंगा, तो बच्चा केस कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपको केस कर देना है, केस कर सकता है बच्चा, जाके अपने पेरेंट्स के ऊपर लीगली एक्शन ले सकता है। लेकिन यहां पे भी देखो, ये प्रॉपर्टी एक्ट का यहां पे भी एक पॉइंट्स है। अगर वो प्रॉपर्टी दादा दादी से होके आ रहा है, दादा ने दिया पापा को,
अब पापा बोल रहे हैं अपने बच्चों को मैं नहीं दूंगा, तो भाई आप कोर्ट जाके रिकवर कर सकते हैं उसको, लीगली देखा जाए। या फिर फादर मान लेते हैं कि किसी के फादर या फिर कोई हैपनिंग हो गया और उस पर किसी और ने कब्जा कर लिया, उस पर सिस्टर ने बोल दिया कि मैं ले लूंगा, या फिर चाचा के लड़के ने बोल दिया मैं ले लूंगा, तो उसको आप फाइट कर सकते हो कोर्ट के अंदर। लेकिन अगर फादर ने अपने पैसे से खुद प्रॉपर्टी कमाया है, अब बच्चे का कोई अधिकार नहीं है, वो उसके ऊपर केस नहीं कर सकता। तो ये थोड़े से कानून ऐसे बने हुए हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल और सिक्किम के अंदर है, चाहे दादा का हो चाहे खुद कमाया हो, भैया उस प्रॉपर्टी के लिए आपको पेरेंट्स के अंडर रहना पड़ेगा। पेरेंट्स की इच्छा होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे उस हिसाब से। तो ये क्या होता है, हमारा HUF होता है। 2% हो गए, इसके अपने रूल्स हैं, टैक्स देने के इसके अपने रूल हैं। हाँ, 7 लाख रुपए मिला के भरते हैं ये पूरा का पूरा, इन सबके इनकम को मिलाकर, और यहाँ इंडिविजुअली है, वो अलग भरेगा। अब देखो यहाँ पे जो करता होगा ना, वो HUF की अलग से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा और इसकी अलग से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। इनकम टैक्स क्या होता है, सरकार को इनकम की डिटेल देना होता है, तो वो अपने नाम की अलग भरेगा और पूरे फैमिली के इनकम की एक अलग से भर देगा। होता है ना कई बार, ऐसे समझो घर के अंदर बहुत सारे जो मेंबर होते हैं वो कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे होते हैं छोटे छोटे, तो उन सबकी इनकम को मिला के एक टैक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तीसरा होता है कंपनी। कंपनी आपको पता है, जो कि अपने आप को, अभी कंपनी आपने पढ़ा हुआ भी है, जिसने अपने आप को क्या कर रखा हो, रजिस्टर्ड कर रखा हो। कहां रजिस्टर्ड कर रखा हो, कंपनी एक्ट 2013 में, तो वो क्या हो जाएगा, कंपनी। तो भैया कंपनी जो पर्सन है, कितने पर्सन हो गए, 3, इसके रूल अलग हैं। यानी अगर मैं अकेला व्यक्ति हूं तो टैक्स भरूंगा तो उसकी कैलकुलेशन के तरीके अलग होंगे। अगर मैं HUF हूं तो उसके टैक्स की कैलकुलेशन के तरीके पूरे अलग होंगे। अगर मैं कंपनी हूं तो उसके टैक्स के भरने के तरीके अलग होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी 10 रुपए भी कमाएगा, उसको 10 रुपए पे भी टैक्स देना है। लेकिन एक इंडिविजुअल 5 लाख कमाएगा तो उसको 5 लाख पे भी टैक्स नहीं देना है। तो ये क्या है, रूल्स हैं। हर किसी के लिए अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं, इसलिए आपको समझना होगा कितने तरीके के व्यक्ति को कैटेगराइज किया गया है। जैसे बोल दिया पर्सन, तो पर्सन में सोचेगा यार कंपनी तो बोलेगा मैं पर्सन थोड़ी हूं, मैं तो एक कंपनी हूं, तो मैं तो टैक्स नहीं दूंगा। पर्सन का मतलब तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कोई व्यक्ति, लेकिन लॉ ने डिफाइन किया पर्सन का मतलब जिस जिसका नाम हम डाल दे रहे हैं ना इस सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर, वो सब पर्सन माने जाएंगे। और हर पर्सन के लिए अलग अलग कानून बना दिया गया है। उसके अंदर डाल दिया गया इंडिविजुअल, भाई तुम चाहे मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, जो भी हो, आप पर्सन की कैटेगरी में आ जाओगे। HUF, अगर तुमने कोई ऐसा फैमिली बिजनेस कर रखा है, तुम भी पर्सन की कैटेगरी में आ जाओगे। कंपनी, तुम भी पर्सन की कैटेगरी में आ जाओगे। इसके बाद थर्ड आता है हमारा, थर्ड के बाद फोर्थ, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का डेफिनेशन क्या पढ़ा है आपने, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, व्हेन टू एंड मोर पर्सन, जब टुगेदर होते हैं फॉर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस को, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। लेकिन इनकम टैक्स में पार्टनरशिप का डेफिनेशन तो वही रखा गया, लेकिन बोला गया जो रजिस्टर्ड होगा वही पार्टनरशिप माना जाएगा। जो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगा ना, वही पार्टनरशिप माना जाएगा। मान लेते हैं मैं और मेरे फ्रेंड ने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, हमने अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो मैं पार्टनरशिप फर्म नहीं माना जाऊंगा अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। हमें एज अ और कुछ पर्सन के कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करा दिया है तो आपको क्या माना जाएगा, आपको पार्टनरशिप फर्म। इसके अलग रूल है, इस पे 30% का टैक्स रेट लगता है सीधा। इसके बाद रखा गया, कितने पर्सन हो गए हमारे, 4 हो गए। इसके बाद देखा जाए तो रखा गया BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या है, बोला गया भैया तुमने क्या करा, मान लो A है और B, तुमने के बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन तुमने रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं कराया। एक A और B ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया और रजिस्ट्रेशन क्या करा, नहीं कराया, तो वो आ जाएगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में। इसको शॉर्ट फॉर्म में पॉपुलर नेम है BOI के नाम से जाना जाता है। और एक ने क्या करा, A और B ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अपने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया पार्टनरशिप एक्ट में, तो अब ये यहां नहीं आएगा, कहां पे आ जाएगा, तो इसके रूल्स अलग है, इसके रूल्स
अलग हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं और देखा जाए कितने हो गए, 5। इसके बाद आ जाता है हमारा, इसके अंदर एक और पार्ट है, इसी का सब पार्ट मान लेते हैं। एक पार्ट ये हो गया और इसी का एक बी पार्ट है, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सर ये क्या होता है, दोनों में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जैसे मान लो एक ये है, ये एक्स वाई जेड लिमिटेड है और यहां पे मिस्टर राम है, तो ये एक पर्सन है। और कंपनी भी एक क्या है, कंपनी लॉ के नजरों में, मतलब के इनकम टैक्स के लॉ के नजरों में क्या है, पर्सन है। तो 2 पर्सन हो गए। यहां पे अगर मैं बोलूं कोई 2 पर्सन बताओ, मैंने मान लो यहां पे नाम लिखा ए बी सी और मैंने बोला 2 पर्सन बताओ, तो आप बोलते हो सर ए और बी 2 पर्सन है, तो गलत जवाब। ए बी सी एक ही पर्सन के अंदर काउंट होगा, इंडिविजुअल के अंदर। समझ में आ रही है बात आपको, इंडिविजुअल में। अब मैंने बोला कोई 2 पर्सन बोलो, तो आप बोलोगे सर आपका इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, तो ये 2 व्यक्ति हो गए अलग अलग। आप बोल सकते हो सर आपका इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकता है, ये अलग अलग पर्सन हो गए। तो कई बार बिजनेस कैसे किया जाता है कि हमने टाई अप कर लिया, बिजनेस से आपने नाम सुना होगा, क्या कर लिया, टाई अप कर लिया, तो उसको बोला जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बेसिकली ये जॉइंट वेंचर टाइप का काम करते हैं कि एक काम को पूरा होने के बाद, जैसे कि ठेका लेते हैं ना, तो मान लेते हैं कि मेट्रो को बनाने में एक कंपनी ने मेट्रो नहीं बनाया, मेट्रो को बनाने में एल&टी ने भी काम किया। एल&टी एक कंपनी है जो कि काम करती है, अब कई बार देखोगे बोर्ड पे लिखा होगा एल&टी, लार्सन एंड टर्बो। और दूसरा किसने काम किया, गेमन इंडिया ने भी काम किया, तो दोनों ने मिलके इसको काम किया। तो अब गेमन इंडिया क्या था, वो मान लेते हैं कि वो सोल प्रोप्राइटर था, वैसे तो लिमिटेड है, और जो एल&टी है वो प्राइवेट लिमिटेड है। दोनों ने मिलकर अलग अलग काम किया, तो उसको बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जनरली ये क्यों बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाया जाता है, वो काम खत्म होते ही दोनों क्या करते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। सपोज करो अब मैं बात करता हूं कि सॉफ्टवेयर का। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो अभी आप सभी बच्चों ने सीयूटी का पेपर दिया होगा, ये सारी चीजें दिया होगा, तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि इसके जो एग्जाम को कंडक्ट करता है वो करता है आपका एनटीए, है ना। और एनटीए का जो पूरा सॉफ्टवेयर बनाता है ना, वो सॉफ्टवेयर बनाता है हमारा टीसीएस। सुना है नाम आपने, टीसीएस। और कई बार आप पेपर वगैरह भी देते थे प्रज्ञान वगैरह पे, वहां पे भी टीसीएस लिखा था, तो कौन बनाता है, टीसीएस। अब टीसीएस क्या है, एक कंपनी है। अब ऐसा हुआ कि अब टीसीएस से काम ही नहीं संभल रहा, तो डीयू ने क्या करा, भाई कोई एक और व्यक्ति, दोनों मिलके तुम काम कर लेना। तो एक मान लेते हैं एक सोल प्रोप्राइटर कोई था, जिसका अलग, मैं मान लो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं और मैं गया और मैंने बोला चलो हम दोनों मिलके काम करते हैं, तो मैं और टीसीएस दोनों मिलके अब डीयू के सॉफ्टवेयर को संभालेंगे। और जैसे ही ये सॉफ्टवेयर वाला जो बग्स आ रहे हैं या रिजल्ट में डिले हो रहा है, जैसे ही ये स्मूथ हो जाएगा, तो फिर डीयू क्या करेगा, बोलेगा तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब हम खुद कर लेंगे, तुम जा सकते हो। तो ये क्या हो गया, हमारा एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया। ठीक है ना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब दूसरा एग्जांपल देखो, इंडिविजुअल बॉडी। मान लो कोई मकान बन रहा है, उसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिशियन अलग आ गया जो इलेक्ट्रिकल काम करेगा, और एक कंस्ट्रक्शन वाला अलग आ गया। 5 लाख रुपए का एक मकान को बनाने का कंस्ट्रक्शन का ठेका लिया गया, उसके अंदर इलेक्ट्रिशियन अलग आ जाता है और मकान को कंस्ट्रक्शन करने वाला अलग आ जाता है। दोनों पर्सन ही है और दोनों इंडिविजुअल ही है। दोनों कौन है, इंडिविजुअली, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करा रखा, तो दोनों क्या हो गए, मिल गए। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या हो गया, आपस में मिल गया। और जैसे ही मकान बन जाएगा, मकान बनते ही ये दोनों अलग अलग रास्ते हो जाएंगे, प्रॉफिट आपस में जो भी डील होगा वो बांट लेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और ये क्या हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आया, हाँ। लेकिन यहां पे पर्सन है और यहां इंडिविजुअल ही है। ए और बी मिलके काम कर रहे हैं, यहां पे कौन काम कर रहा है, ए और बी दोनों मिलके काम कर रहा है, बस रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो बॉडी ऑफ क्या हो गया, इंडिविजुअल। यहां पे ए और बी मिलके काम नहीं कर रहे हैं, ए और प्राइवेट लिमिटेड मिलके काम कर रहा है, ए और एचयूएफ मिलके काम कर रहा है, ए और पार्टनरशिप मिलके काम कर रहा है, तब ये क्या माना जाएगा, बॉडी ऑफ, सॉरी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा। हाँ, पर्सन मतलब इसके अंदर कॉम्बिनेशन, इसमें क्या हो सकता है, ये और ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, यहाँ ये और ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या है, इसी पर्सन में एबीसीडी कोई भी हो वो मिलके काम कर रहा है, बस उसने अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ। अगर रजिस्ट्रेशन करा लेगा ए और बी मिलके, तो वो तो इसके अंदर आ जाएगा।
अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो वो इसके अंदर आ जाएगा। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसको हम नॉर्मली ज्वाइंट वेंचर भी बोलते हैं, कि कुछ टाइम के लिए काम होता है और उसके बाद फिर क्या होता है, वो खत्म हो जाता है हमारा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन में क्या आ जाता है, इसके अंदर आपके आ जाते हैं कॉलेज वगैरह, स्कूल आ जाता है, कॉलेज आ जाता है, यूनिवर्सिटीज आ जाते हैं, ये भी टैक्स देते हैं। ये इसमें आगे हमारे आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आगे, इसके अंदर आपके मंदिर भी आ जाएंगे, इसके अंदर आपके मस्जिद भी आ जाएंगे, इसके अंदर गुरुद्वारे भी आ जाएंगे, क्योंकि इनको भी टैक्स देना पड़ता है, मंदिर को भी टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि मंदिर में जितना भी कलेक्शन हो रहा है, इस कलेक्शन का हिसाब बना के भी सरकार को टैक्स देना पड़ता है। तो ऐसा मत समझना कि इनको तो टैक्स देना ही नहीं है, जो भी वहां पे जाता है उस सब के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो वो किस में आ जाएगा, आपका आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आ जाएगा। एक लास्ट कितने पर्सन हो गए यहाँ पे, 5 6 हो गए, 1 2 3 4, इसको मैं 5 बोलूंगा, ये दोनों एक ही है, ए और बी, और ये छठा हो गया। सातवां होता है हमारा लोकल अथॉरिटी। कौन सा होता है, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में आ जाते हैं सरकारी गवर्नमेंट चीजें, जैसे कि एमसीडी, ये लोग ये भी टैक्स देते हैं एमसीडी वाले। इसके बाद एमसीडी के बाद हम बात करते हैं, जैसे कि आ जाता है आपका डीटीसी, आपने सुना है बस, तो ये भी तो पैसा कमा ही रही है ना। तो ये जब टैक्स देगी तो वो बोलेगी मैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल तो हूं नहीं, वो बोलेगी भाई मैं एचयूएफ भी नहीं हूं, वो बोलेगा मैं कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी नहीं हूं, वो बोलेगा मैं पार्टनरशिप तो हूं ही नहीं, डीटीसी। इसमें तो उसको किस कैटेगरी में रख दिया गया है, लोकल अथॉरिटी के केसेस में रख दिया गया है, उसको रख दिया गया है लोकल अथॉरिटी। ठीक है ना, कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है, क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो हम इसी पर्सन को देखेंगे और इस पर्सन को और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, जितने भी थ्योरी कराए ना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि एग्जाम में ना पूछा गया हो आज से पहले। बहुत बार प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर पूछ लिया गया। इसके बाद आपसे पूछ लिया गया कि भैया पर्सन कौन होता है ये बताइए इनकम टैक्स के हिसाब से। कई बार आपसे पूछ लिया गया एसएससी बताइए इनकम टैक्स के हिसाब से क्या होता है। तो ये सारे डेफिनेशंस पूछे जा चुके हैं पहले, तो डेफिनेशन मैंने समझा दिया है, याद आपको करना पड़ेगा। एनजीओ विल बी कम दिस, यस एनजीओ भी आ जाएगा। इट मीन्स द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, देयर आर 2 पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज 2 मेंबर। हाँ मेंबर आप बोल सकते हो अपने समझने के लिए, 2 अलग अलग चीजें हो गई। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम पर्सन के बाद क्या करते हैं। देखिए सबसे पहले पर्सन को कितनी कैटेगरी में बांट दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरी में। पहले कौन सा है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में कौन आ गया भाई, इंडिविजुअल में आ जाएगा ए, चाहे आपका बी हो या सी हो, या फिर मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, मिस्टर या मिसेस, दोनों आ गया बॉडी ऑफ, सॉरी इंडिविजुअल के अंदर। हिंदू एचयूएफ के अंदर क्या होता है, ये एचयूएफ क्या होता है, ये एक फैमिली होता है जिसके अंदर मेन कौन मुखिया होता है, कर्ता, जो सारे के सारे फैसले लेगा। अगर कोई भी इनकम टैक्स की चोरी हुई ना तो किसी परिवार वाले को जेल नहीं जाना होगा, जाना पड़ेगा कर्ता को, क्योंकि सारा का सारा डिसीजन, सारे के सारे लीगल कंप्लायंसेस कौन फॉलो कर रहा है, कर्ता करता है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद क्या है, कंपनी। कंपनी कौन है, जिसके आगे क्या लग गया, प्राइवेट लिमिटेड या सिर्फ लिमिटेड वर्ड लग गया। इसके बाद फर्म एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, जैसे कि मान लो ए और बी दोनों ने मिलकर अपना काम स्टार्ट किया, लेकिन इसने अपने आप को क्या करवा लिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। एलएलपी क्या होता है, कंपनी एक्ट के अंदर 2008 के अंदर रजिस्टर्ड हो जाता है। इसके बाद एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जैसे मान लेते हैं ए और बी ने आपस में सोचा कि मैं काम को स्टार्ट कर लूंगा, तो दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या है, ए और मान लेते हैं पी लिमिटेड ने, दोनों ने मिलकर अपना काम स्टार्ट कर लिया, इसे क्या बोलेंगे हम, बॉडी ऑफ, नहीं मैंने उल्टा कर दिया, ये मैंने उल्टा कर दिया। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या होगा, ए और मान लेते हैं एक्स लिमिटेड, दोनों ने मिलकर काम किया, मतलब दोनों अलग अलग होना चाहिए, तो ये हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या हो गया हमारा, मान लेते हैं ए और बी दोनों ही पर्सन है
और दोनों ने मिलकर अपना काम स्टार्ट किया, तो ये हो गया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। समझ में आ रही है बात आपको? अ लोकल अथॉरिटी जैसे कि ग्राम पंचायत हो गया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, तो इनकी भी इनकम का सोर्स होता है कुछ ना कुछ। तो जैसे हम टैक्स, हाउस टैक्स भरते हैं, तो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट को, तो ये आ गया लोकल अथॉरिटी में। एवरी आर्टिफिशियल पर्सन, जुडिशियल पर्सन, जो कि कानून के नजरों में, इसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी आ गया, टेम्पल्स आ गए, मंदिर आ गया, मस्जिद आ गया, ये सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और ये दोनों क्या है? एक ही है, ये 6, और ये क्या हो गया हमारा? 7वां। तो हम वैसे दोनों को एक ही बोलते हैं, जैसे कि BOI एंड AOP, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं आज के बाद बोलूंगा AOP और इसको बोलूंगा BOI। तो ये 7 पर्सन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में आएगा तो क्या हम ये पॉइंट लिख के आ जाएंगे, मार्क्स मिल जाएगा? ये पॉइंट लिखोगे और थोड़ा सा इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा आपको एग्जाम के अंदर। तो बताओ, पहले सबसे पहले पर्सन समझ में आया, तो फिर मैं इसकी थ्योरी पढ़ के बता दूंगा क्या क्या चीजें हैं। क्या पर्सन समझ में आया? सर, 2 रजिस्टर्ड पार्टनरशिप एक साथ आ जाए तो वो तो फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन में नहीं आएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में ही काउंट हो जाएगा। वैसे वो दोनों काम कर सकते हैं ज्वाइंट वेंचर में, क्योंकि पर्सन में अलग अलग पर्सन होना जरूरी है। देखो, लास्ट ईयर बीकॉम ऑनर्स के अंदर आया हुआ था, क्या क्वेश्चन आया? पहला ही क्वेश्चन, हमेशा पहला ही क्वेश्चन मिलेगा, जो अभी हम पढ़ रहे हैं थ्योरी, पहला ही क्वेश्चन तो आपको दिखेगा नहीं। वैसे क्या है, हु व्हाट डू यू मीन बाय द पर्सन एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, हाउ इज द टर्म्स पर्सन डिफरेंट फ्रॉम द एसएससी? पर्सन एसएससी से कैसे डिफरेंट होता है ये बताइए। अभी लेटेस्ट पिछले साल दो रेगुलर का 2000 जो 24 का ऑनर्स का पेपर था उसमें क्वेश्चन पूछा गया। अभी तक जितना पढ़ा है वो सारा मिला के एक क्वेश्चन बन गया है। मैंने बताया कि एसएससी पर्सन से कैसे डिफरेंट होता है, ये भी बताया ना मैंने, क्योंकि पर्सन जरूरी नहीं है कि टैक्स पेमेंट करे, लेकिन एसएससी को जरूरी है कि टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, इस बेस पे डिफरेंट है। और पर्सन कितने होंगे? 7 कैटेगरी में हमारा बांट दिया गया है। सोल प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल के, हाँ बिल्कुल, सोल प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल के अंदर आएगा। मैं अकेले काम कर रहा हूं तो इसके अंदर आ जाएगा। और किसी का कोई क्वेरी? डी वाला कौन सा है? डी वाले की बात करें तो डी है पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप को भी ना 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक, क्योंकि पार्टनरशिप की जनरली लाइबिलिटी ना, अगर लॉ कहता है कि ऑनर और बिजनेस क्या होता है आपस में अलग अलग होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप पे आके फेल हो जाता है। क्योंकि पार्टनरशिप के केस में अगर कोई भी डेट होगा तो पार्टनर को ही अपने घर से देना पड़ेगा सारा का सारा, तो वहां पे अलग नहीं होता। तो एक कानून फिर से आया 2008 के अंदर, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसके अंदर आपकी लाइबिलिटी तो होगी लेकिन जितनी आपने डिटरमाइन की होगी उतनी ही होगी, उससे ज्यादा आपकी लाइबिलिटी हो नहीं सकती। तो जिसको LLP भी बोला गया, आपने लॉ में सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा LLP के नाम से। और किसी का कोई डाउट बताइए? तो चलिए देखते हैं इसके अंदर। सर, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब क्या है? जो भी पर्सन है, सिंपल सा कहता है द वर्ड इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब मींस है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब समझ गए, जिसके अंदर जान है उसी को नेचुरल पर्सन कहेंगे। ह्यूमन बीइंग होना चाहिए इंडिविजुअल। इसके अंदर कौन कौन हो सकता है? माइनर हो सकता है, मेजर हो सकता है, अनसाउंड माइंड हो सकता है। अनसाउंड माइंड मतलब पागल, कोई भी हो सकता है, बस नेचुरल पर्सन होना चाहिए, वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे। समझ में आया? पर्सन क्या हो गया हमारा एक इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर क्या होता है? 2 पार्ट है। एक है हमारा दया भाग, मैंने सिक्किम बोल दिया था, आसाम, क्योंकि आसाम सिक्किम एक ही, आसाम के अंदर। और एक है मिताक्षरा, जो कि सभी जगह चलता है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मिताक्षरा और दया भाग। मिताक्षरा के अंदर के प्रॉपर्टी के अंदर मेनली क्या लिखना है? प्रॉपर्टी के अंदर वेस्ट बंगाल और आसाम के अंदर आपका कोई लीगल राइट नहीं होता, लेकिन मिताक्षरा वाले स्कूल के अंदर आपका, इसको 2 स्कूलिंग कर दिया गया, 2 पार्ट में बांट दिया गया, इस तरीके से होता है। तो ये क्या है हमारा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस में क्या कहता है और कुछ पॉइंट्स भी पढ़ लेंगे। कहता है दया भाग और मिताक्षरा, कहता है कि प्रिवेंट इन द वेस्ट बंगाल एंड असम। कहता है कि ये कहां पे है? आपका वेस्ट बंगाल, और ये कहां पे? रेस्ट ऑफ इंडिया, हर जगह पे ये लगता है। द चिल्ड्रन, जो चाइल्ड होता है, डू नॉट एक्वायर एनी राइट, मतलब जो बच्चा हुआ परिवार के अंदर अभी अभी पैदा हुआ है, उसके पास कोई अधिकार नहीं आया। शेयर द फैमिली प्रॉपर्टी, मतलब ऐसा नहीं बोल सकता कुछ टाइम के बाद को मेरे को भी हिस्सा दो, नहीं मिलेगा भाई यहाँ पे। अलॉन्ग हिज फर्दर अवेल टू ओनली डेथ ऑफ
फादर, फादर के डेथ के बाद ही मिल सकता है, और या फादर अपनी इच्छा से दे दे तो द चिल्ड्रन विल बी एक्वायर राइट टू द प्रॉपर्टी, इस केस में ये है। जबकि यहां चिल्ड्रन एक्वायर द राइट ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, जैसे ही पैदा होगा बाय दिस बर्थ, पैदा होते ही उसको प्रॉपर्टी के अंदर अधिकार मिल जाएगा। मेजर डिफरेंस यही था। यहां पे देखो ओनली दोज अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, HUF है, आर कन्वर्ट देयर विच हिंदू लॉ अप्लाई, इट ऑल्सो इंक्लूड जैन और सिख हो जाता है, मुस्लिम इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। वंस आप फैमिली, जैसे ही एक बार आप उस फैमिली में जुड़ गए, आप एंड तक HUF माने जाओगे जब तक आप उससे अलग नहीं हो जाते। तो उसके अंदर हिंदू अनडिवाइड फैमिली विल बी कंटिन्यू टू बी आपका असेस्ड एज सच टिल द पार्टीशन, जब तक बंटवारा ना हो जाए तब तक आप उसके हिस्से माने जाओगे। और ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं ना फैमिली बिजनेस है, नाम सुना है वो, कि इनका ना फैमिली बिजनेस चला रहा है, तो वो HUF होता है वो, ठीक है ना, वो क्या होता है हमारा HUF होता है वो। इसके बाद कंपनी, कंपनी में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कंपनी का मायने क्या है, कंपनी का मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि भाई कंपनी का मतलब है जिसने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा रखा है। कहां रजिस्ट्रेशन करा रखा है, कंपनीज एक्ट के अंदर। कंपनीज एक्ट में जिसने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा रखा है उसे हम बोलेंगे कंपनी। तो पहला हो गया इंडिविजुअल, मतलब मेरे जैसा इंसान, आपके जैसा इंसान किस में आ जाएगा, इंडिविजुअल में। उसके बाद क्या हो गया, HUF, पूरे परिवार का एक अलग से टैक्स रूल बनता है, उसको HUF के कैटेगरी में डाला गया। फिर क्या आ गया हमारा कंपनी, कंपनी के बाद क्या आ गया हमारा फर्म या लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म। तो देखो क्या कहता है सेक्शन 4 में, इसका डेफिनेशन आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप एक्ट जो कि पार्टनरशिप को बनाने के लिए 1932 करता है। पार्टनरशिप मीन रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू द शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, या तो उसके द्वारा या सबके द्वारा। पर्सन हु एंटर इनटू सच बिजनेस इंडिविजुअल नोन एज अ पार्टनर, सच बिजनेस इज नोन एज अ फर्म, उसको फर्म भी बोलते हैं। अ फर्म इज थ्रू नॉट हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका नहीं होता, बट द सेपरेट एंटिटी इन द आईज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इसको अलग मान के फिर टैक्स लिया जाता है क्योंकि इसने रजिस्ट्रेशन करवाया है, ठीक है ना। ये क्या हो गया किसका डेफिनेशन, पार्टनरशिप फर्म। इसके बाद क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या हो गया, मान लेते हैं एक व्यक्ति है एक्स और एक कौन है भाई, एक कंपनी है PQR लिमिटेड। इन दोनों ने मिलके बोला कि चलो हम एक कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, एक मकान बनाएंगे। सपोज करो एक बिल्डिंग बनाने का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, एक बिल्डिंग बनाने का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, बिल्डिंग बनाने का। तो माना जाएगा ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये आ जाएगा इंडिविजुअल में। और ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये आ जाएगा कंपनी में। अब दोनों मिलके एक काम को करने के लिए गए तो पार्टनरशिप तो हुआ नहीं, क्योंकि ये दोनों पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे, क्योंकि ये तो बोलेगा भाई प्राइवेट लिमिटेड है, तुम कैसे रजिस्टर हो रहे हो, वहां पे तो व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो बोलेंगे भैया तुम क्या हो गए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मानेंगे, ठीक है ना। अगला है हमारा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या होगा सर, जैसे मान लो ए है और कौन है, बी है, दोनों इंडिविजुअल है और इन दोनों ने बोला यार चल एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी अपनी एक दुकानदारी करते हैं। तो इसने बोला बस स्टार्ट कर लेते हैं, और इन दोनों ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मान लेते हैं क्लॉथ का बिजनेस स्टार्ट किया। रजिस्ट्रेशन के चक्कर में किसी में नहीं पड़े, ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बात खत्म। तो ये हो गए एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसको इसके अकॉर्डिंग टैक्स देना होगा। इनके रूल्स और इंडिविजुअल्स के रूल्स 90% तक सेम ही रहते हैं, कुछ पार्ट पे अलग हो जाता है इसका रूल। जैसे कि इसको GST लेना पड़ता है, वहां कई बार लेना भी पड़ता है, नहीं भी लेना पड़ता। लोकल अथॉरिटी 331 कहता है हमारा सेक्शन, कहता है ऑफ द कहता है जनरल क्लॉज एक्ट लोकल अथॉरिटी मीन क्या क्या होगा, म्युनिसिपल कमेटी या फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। जैसे कि होता है ना आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में क्या आ गया, जैसे आप बोलते हो CBSE, ये तो सेंट्रल बोर्ड में आ गया। आप बोलते हो जैसे UP बोर्ड हो गया, तो ये जो बोर्ड्स होते हैं इसको भी इसी कैटेगरी में रखा गया। बॉडी ऑफ पोर्ट, कमिश्नर पंचायत, चाहे आप कह सकते हो, या फिर आपका हो सकता है अदर बोर्ड्स हो गया। अदर अथॉरिटी लीगली एंटाइड टू द आपका स्टिंग्विश बाय द गवर्नमेंट, इसको एक अलग मानती है विद द कंट्रोल और मैनेजमेंट इसका म्युनिसिपल लोकल यूनिट के द्वारा होता है। जैसे कि मान लेते हैं जैसे MCD है, तो MCD को सरकार पैसे नहीं देती है,
बोलती है भैया तुम अपना हिसाब से सब कुछ करो, तुम देखो। वो कैसे पैसे कमाती है एमसीडी वाले, जैसे कि आप रोड पे इतने सारे बैनर लगे हुए देखते हो, क्योंकि एमसीडी के अंदर ये सारे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो रोड पे बैनर, तो इनके रेवेन्यू होता है, ऐसा नहीं कि हमने कहीं भी बैनर लगा दिया, बोर्ड लगा दिया, पैसे देने पड़ते हैं इसके लिए। दूसरा हाउस टैक्स होता है, इसके लिए भी हम पैसे देने पड़ते हैं। पानी का होता है, इसके लिए भी हम पैसे देने पड़ते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें इनको दिए गए हैं कि यहाँ से आप अपनी रेवेन्यू को क्या करो, जनरेट कर लो। तो वहां से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, अपनी तनख्वाह उनका करते हैं, जो प्रॉफिट कमाते हैं उसके ऊपर सरकार को क्या देना पड़ता है, इनको टैक्स भी देना पड़ता है। हालांकि ये जितने भी लोकल अथॉरिटी है, आज तक मैंने सुना ही नहीं कि ये फायदे में रहा है। हर कोई बोलता है कि ये तो नुकसान में है। इनफैक्ट यहाँ पे जो काम भी करते हैं ना, उनकी सैलरी में भी बहुत डिले होता है, बहुत टाइम टाइम बाद उनको सैलरी दिया जाता है, रुक जाती है उनकी सैलरी। अगला क्या है सर, अगला आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल का मतलब कि इसके अंदर जान नहीं है ये बस, लेकिन पर्सन की कैटेगरी में रखा गया। वैसे तो हम कंपनी को भी आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, लेकिन वो कंपनी लॉ के हिसाब से। यहां पे आर्टिफिशियल पर्सन किसको कहा गया है, जो कि क्या है हमारा, विच हैव नेचुरल पर्सन। ये नेचुरल पर्सन नहीं होगा और ये सेपरेट एंटिटी होगा इन द आईज ऑफ लॉ के, और मे बी डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि आपका आपका स्यू कोर्ट, इसके अंदर उसको कोर्ट, स्यू कोर्ट का मतलब है कि कानूनन तरीके से हम भी उसके ऊपर केस कर सकते हैं और वो भी हमारे ऊपर क्या कर सकता है, केस किया जा सकता है। आप जाओ यूनिवर्सिटी में जाओ, 4-5 प्रोफेसर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा कर लो, या यूनिवर्सिटी के कुछ चीजें आप कुछ ऐसा कोई नुकसान कर दो, आपके ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी केस कर देगा। ठीक है, आपके ऊपर किसने केस कर दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपके ऊपर केस कर दिया। तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने केस कर दिया तो किसने किया भैया, आर्टिफिशियल पर्सन ने कर दिया, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या आ जाता है हमारा, यूनिवर्सिटी, बोर्ड, काउंसिल, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे थे, लास्ट है हमारा कुछ बेसिक टर्म्स जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि अक्सर यूज होते हैं, लेकिन अब बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ये वर्ड भी इस्तेमाल होता है और इसका मायने क्या है। यूज टू हमें पता होता है, जो कि इनकम टैक्स के ही वर्ड्स हैं। जैसे पहला पेन, आपने पेन कार्ड सुना होगा। पेन कार्ड क्या होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास, क्वेश्चन पेपर अभी पड़ा हुआ है, क्वेश्चन इसी में ही आया था मेरे ख्याल, लास्ट ईयर ही पूछा गया है मेरे ख्याल ये, और ऑनर्स में पूछा गया है, प्रोग्राम में पूछा गया है। ऑनर्स या प्रोग्राम में लास्ट ईयर भी पूछा गया था, और उससे लास्ट ईयर भी पूछा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय द परमानेंट अकाउंट नंबर, क्या होता है। तो पेन कार्ड जिसको आप बोलते हो, पेन कार्ड हमेशा जो होता है लीगल तरीके से, वैसे 18 से नीचे का भी बन जाता है और 18 से ऊपर का मेनली माना जाता है, जिसको बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर का क्या मतलब है कि जब कभी भी आप कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करते हो तो आपकी सारी डिटेल उसी अकाउंट नंबर से लिंक होती है। यानी आपके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, अगर उसे करने जाओगे तो आपको उसी नंबर, जो एक पेन नंबर दिया जाता है, एक नंबर दिया जाता है, उसी नंबर के ऊपर सारा का सारा आपका डिपेंडेंट रहता है। और ये नंबर फिक्स होता है, जैसे कि मैं पेन नंबर बताऊं तो कितने डिजिट का हो सकता है, जैसे ये हो सकता है, ये डिजिट होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का पेन नंबर होता है। अब जिसके पास परमानेंट अकाउंट नंबर है वो ही जीएसटी भी ले सकता है। अब जीएसटी में क्या होगा, ये वाला बीच का डिजिट सेम रहेगा, आगे 2 डिजिट कुछ जुड़ जाएंगे, वो स्टेट कोड होता है, जैसे कि 07 हमारे दिल्ली का कोड है 07, ठीक है ना। और उसके बाद यहां एरिया का कोड लग जाता है, जैसे पीतमपुरा रह रहे हैं तो 1ZF है इसका, 1ZF। तो कितने हो गए तेरे, 2 और 3 15, 15 नंबर का आप देखोगे तो जीएसटी होता है। ऐसे ही कोई भी आप नंबर लेने जाते हो ना गवर्नमेंट से, तो उसके बीच में पेन नंबर जरूर मिलेगा आपको। और ये पेन नंबर में भी अल्फाबेट जो होता है ना कहीं डिसाइड करता है, हर एक नंबर अपना अलग अलग यूनिक दिखाता है। तो बेसिकली हमारे एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय द परमानेंट अकाउंट नंबर। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, तो अगर हम वो पेन नंबर, हर सॉफ्टवेयर में अपडेटेड होता है, जैसे अपडेट करेंगे तो ये पता चल जाता है सरकार को कि इसने ये काम में डील किया है, जिससे आपसे सरकार टैक्स को वसूल सकता है। आप जाओ
और आप 2 लाख रुपए से ऊपर के, इवन 50,000 से ऊपर बैंक में पैसे जमा कराने जाओ, बैंक वाले को पैन कार्ड देना पड़ता है। कोई ज्वेलरी खरीदने जाओ, आपको वहां पे भी पैन कार्ड देना पड़ेगा। बैंक में अकाउंट खुलवाने जाओ, वहां पे भी पैन कार्ड देना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स जमा करवाने जाओ, वहां भी पैन। ये सब क्या है? फाइनेंशियल। आधार कार्ड और इसमें डिफरेंट है। आधार कार्ड तो क्या होता है, मोबाइल का सिम निकलवाने जाओ तब भी क्या होता है, आपको आधार कार्ड देना पड़ता है। तो आधार कार्ड एक अलग चीज है और पैन कार्ड एक अलग चीज है। आधार कार्ड में आपके पर्सनल डिटेल लिखे हुए हैं, पैन कार्ड के अंदर आपके फाइनेंशियल डिटेल रखे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पैन कार्ड, जिसका मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। एक होता है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब हमारे पास कोई भी काम, हम जब भी कोई काम करवाते हैं, मान लेते हैं कि मैं जहां पे हूं इस पूरे रूम का व्हाइट वॉश कराऊंगा, तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप व्हाइट वॉश कराओगे तो आप किसी को तो पैसे दोगे, व्हाइट वॉश वालों को। अगर आपने मान लिया जाए 50,000 रुपए से ऊपर पैसे अगर आपने दिए हैं, तो आपको क्या करना है, उसको मान लो सपोज 10% काट लेना है, तो उसे 45,000 ही देना है। या मेरे पास कोई जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी 50,000 है, तो मैं 50,000 नहीं दूंगा, मैं 10% काट के कितना दे दूंगा? 45,000। तो जो मैंने उसके पैसे काट के अपने पास जमा किए हैं, दैट इज कॉल्ड टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और ये पैसे मैं सरकार को जमा करा दूंगा, और जब जमा कराऊंगा तो सरकार मेरे से जो प्रूफ मांगेगा वो टीडीएस, यानी एक टीडीएस के नाम से वो जाना जाएगा। इसके लिए हमारा नंबर जो होता है, जिसको बोलते हैं 10 नंबर, उसके लिए क्या होता है हमारा? 10 नंबर टीडीएस। इसके बाद आईटीआर। आईटीआर क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। अब अपनी इनकम की जानकारी हमें अलग अलग फॉर्म में गवर्नमेंट को देना पड़ता है। जैसे मैं एक साधारण इंसान हूं तो मैं आईटीआर 1 1 नंबर फॉर्म में भरूंगा। मैं थोड़ा सा और होशियार हूं, पार्टनरशिप भी कर रहा हूं, तो मुझे बोला गया भैया तुम्हें थोड़ा बड़ा फॉर्म भरना पड़ेगा, आईटीआर 2 इनकम टैक्स रिटर्न 2 नंबर फॉर्म भरना पड़ेगा। मान लो मैं थोड़ा और बड़ा हूं, मेरी फॉरेन इनकम भी आ रही है, तो आईटीआर 3। अगर मैं बड़ा बिजनेस कर रहा हूं, आईटीआर 4। तो ऐसे नंबर ऑफ फॉर्म अलग अलग बना दिए गए हैं, जिसके अंदर आपको इनकम का डिटेल फिल करना होता है। उसको क्या बोलते हैं हम? आईटीआर। और इसी को पहले तो ऑफलाइन फिल किया जाता था, आज के समय पे यह सारा का सारा ऑनलाइन हो चुका है, जो इनकम टैक्स के पोर्टल पे। अगर मैं फॉर्म आपको दिखाऊं तो देखोगे आप, इनकम टैक्स वेबसाइट पे था मैं, तो यहीं पे अगर मैं जाते हैं, हम जाते हैं तो इनकम टैक्स और टैक्स पेयर लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पे होम पे आ जाते हैं। यहाँ पे फॉर्म फॉर्म फॉर्म, या तो फिर हम सिंपल सा चले जाते हैं ई फाइलिंग। आपके सिलेबस में भी आएगा, इसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिकल होगा आपके सिलेबस में, ध्यान रखना। फिल करके पूरा बना के दिखाना पड़ेगा कैसे कैसे बनेगा ये। यहाँ पे फॉर्म है, ये रहा, डाउनलोड्स में आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आईटीआर 1 और आईटीआर 4 आया है। अभी सिर्फ 2 ही फॉर्म आए हैं, धीरे धीरे 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, सारे आ जाएंगे धीरे धीरे करके। तो अब आईटीआर 1 को भरने के आईटीआर 4, तो ये क्या है? एक काइंड ऑफ फॉर्म है, जिसके अंदर आपके नाम, नंबर, डिटेल, एड्रेस, इनकम कितना कमाया, कितना कहां से कमाया, डिटेल भर के सरकार को दे देंगे। सरकार को देने के बाद सरकार इसका असेसमेंट करेगा। असेसमेंट मतलब क्या होता है? असेसमेंट मतलब कैलकुलेशन। असेसमेंट मतलब क्या होता है? तो सरकार इसका क्या करने वाली है? असेसमेंट, कैलकुलेशन करेगी। आपने इनकम भर तो दिया, अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है तो आपके पास कोई सरकार कुछ नहीं पूछेगी, सरकार चुपचाप सोई रहेगी। अगर आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ी है तो आपको नोटिस दे देगी, उसको बोलते हैं नोटिस आना। कि भाई नोटिस का मतलब क्या होता है? आपको नोटिस देगी, भाई तुम्हारा ये इनकम मुझे सही नहीं लग रहा, एक बार मुझे आके बताओ कैसे है, और मुझे कुछ क्लैरिटी दे दो। तो उसको क्या बोल देते हैं? इनकम टैक्स का नोटिस बोला जाता है। आपके एग्जाम में आईटीआर 1 और 2 ही सिलेबस का पार्ट है जो कि आएगा। इसके बाद एक वर्ड है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सीबीडीटी का मतलब है जितने भी टैक्स के ऊपर कानून रूल जो बनाती है, जो भी अमेंडमेंट लाना होता है, वो इसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है भैया कि तुम ही करना। इसके बाद है एओ वर्ड यूज होता है, असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर कौन होता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आपसे जो पूछताछ करेगा उसे इनकम टैक्स ऑफिसर बोल देते हैं, जिसको हम असेसिंग ऑफिसर भी बोलते हैं। इसके अंदर भी रैंक होता है। इसके अंदर हमारा असेसिंग ऑफिसर होता है, इनकम टैक्स मतलब कि कमिश्नर होता है, डिप्टी कमिश्नर, इस तरीके से रैंकिंग बाय
डिवाइडेड है। तो उससे असेसिंग ऑफिसर वो है जो कि आपके सारे इनकम डिटेल के बारे में पूछताछ करेगा। अब जैसे ये पूछताछ करेगा अपने सीनियर को रिपोर्ट देगा, फिर सीनियर के पास आपको बुलाया भी जा सकता है। अगर ये क्लियरिटी इनको दे दिया, इनके क्लियरिटी से सीनियर को समझ में आ गया तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको सीनियर बुला के पूछताछ करेगा। जब सीनियर भी आपसे सेटिस्फाई नहीं है तो वो आपके ऊपर फाइन लगा देगा, भाई तुम दो। जब आप उस फाइन से सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपील करते हो आगे जाके कि भैया हमारे साथ गलत हो गया, हमारे साथ ये करा जाए। एक होता है सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये सारे टॉप लेवल पे होते हैं, जो सबसे लास्ट, तो आखिरी फैसला इन्हीं के पास जाता है, सीआईटी बोलते हैं इसको। तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो होता है फाइनल फैसला सुना देता है, लेकिन इसके बाद भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसके अगेंस्ट अपील कर सकते हो। पेन नंबर आपको समझ में आ गया। टीडीएस क्या होता है? जब हम किसी खर्चे के ऊपर कुछ पैसे काट लेते हैं। आईटीआर एक फॉर्म है जहां पे हमें भरना है। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड एक यूनिट है। इसके बाद आगे जीएसटी, जीएसटी तो आप सभी को पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के। टीसीएस, अब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। हमें अगर कोई, जैसे मान लेते हैं कि मैंने कोई स्क्रैप बेचा, स्क्रैप बेचने के बाद जो हमारी इनकम आई, तो जो स्क्रैप को खरीद रहा है उस पर क्या करेगा, वो टीसीएस लगा देता है। तो हमसे सरकार ना एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती कि कहीं ये निकल ना जाए हाथ से। आप कार खरीदने जाओगे ना, तो कार खरीदते टाइम पे आपके कार के ऊपर, मान लो जो इतनी महंगी कार देखते हैं 10 लाख की कार है, भाई वो 10 लाख की कार है ही नहीं, वो 10 लाख की कार है ही नहीं, वो तो 1.5-2 लाख की कार है। टैक्स लगा लगा के 10 लाख कर दिया उसको। तो उसके ऊपर आप जब लेने जाओगे ना, आपको एक दो प्राइस दिखते हैं, एक एक्स शोरूम प्राइस और एक ऑन रोड प्राइस। तो ऑन रोड प्राइस का मतलब क्या है? आप रोड पे चलोगे उसके भी टैक्स ले लेंगे आपसे, और आप जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाओगे तब भी टैक्स ले लेंगे, टोल टैक्स के नाम पे आपका। आप इसके बाद आप जब बेचोगे, आज निकल तो बेचोगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर क्या है कि 10 या 15 साल एक लिमिट रख दिया, आप बेचोगे तो आप बेचोगे तब भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा स्क्रैप, तो उसका भी टैक्स आज ही ले लेगी वो, उसका भी टैक्स आज ही ले लेगी। तो वो जो टैक्स ले रही है उसको बोलते हैं टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसके बाद AY का मतलब क्या है? असेसमेंट ईयर, कि जिस साल हम टैक्स की कैलकुलेट करेंगे। FY का मतलब क्या है? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली जिस साल पैसे कमाते हो, यानी फाइनेंशियल ईयर इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर। और PY का मतलब क्या है हमारा? प्रीवियस ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर बोल लूं या प्रीवियस ईयर बोल लूं, दोनों का मायने एक ही है, जिस साल पैसे को कमाते हो। तो कुछ कुछ ये बेसिक टर्म्स है जो कि हमने देखा। तो आज अगर मैं आज की क्लास को कंक्लूड करूं तो हमने क्या देखा भैया? आज की क्लास के अंदर देखा कि हमारे पर्सन, सबसे पहले एसएससी कौन होता है? एसएससी का मतलब होता है जो पर्सन इनकम टैक्स अथॉरिटी को टैक्स देने के लिए लायबल होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? एसएससी के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं? एसएससी के नाम से। अगर मैं इंडिविजुअल, मुझे मेरी इनकम इतनी है ही नहीं कि मैं सरकार को टैक्स दूंगा, तो मैं एसएससी नहीं हूं, सरकार को मुझसे लेना देना नहीं है, तो मेरा कोई नामकरण करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको, सरकार को लगता है आप टैक्स दोगे, तो आपका नाम रख दिया सरकार ने एसएससी। अगला क्या था? पर्सन। पर्सन को कितनी कैटेगरी में बांट दिया गया? 7 कैटेगरी में बांट गया। एक इंडिविजुअल, जिसके अंदर मिस्टर मिसेस, जिस नेचुरल पर्सन को किस में रखा गया? इंडिविजुअल के अंदर। दूसरा HUF, हिंदू अनडिवाइड, पूरे परिवार का एक कुछ काम चल रहा है तो उसको किस में रखा गया? HUF के अंदर। इसके 2 पार्ट हैं आपका, मिताक्षरा और दया भाग। तीसरा किसके पार्ट में रखा गया हमारा? कंपनी। कंपनी रजिस्टर करवा लो, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनी, ये कंपनी हो गया। फॉरेन कंपनी, सारे इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके बाद क्या रखा गया? पार्टनरशिप। जिसने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा रखा है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, तो या फिर LLP, जिसने अपने आप को LLP एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उसको किस नाम से जाना जाता है? पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब 2 अलग अलग पर्सन मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, ज्वाइंट वेंचर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब 2 इंडिविजुअल मिलकर कोई काम कर रहे हैं, उसे बोल देते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसके बाद क्या था हमारा? लोकल अथॉरिटी, जिसके अंदर क्या आ जाता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, MCD याद रख लो, या फिर आप DTC बस याद रख सकते हो, ये आ जाता है। इसके बाद क्या था? आर्टिफिशियल पर्सन। इसके अंदर टेंपल, मंदिर वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर क्या आ जाता है? कुछ यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के अंदर आ जाते हैं। तो ये किसका डेफिनेशन था हमारा? पर्सन का और SSC। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? सिर्फ पर्सन और SSC। इसके बाद कुछ क्या देखा हमने भैया? परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी हमने क्या देखा? कुछ बेसिक टर्म्स जो कि यूज होंगे। पैन कार्ड। पैन कार्ड क्या होता है?
पैन कार्ड एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे फाइनेंशियल डिटेल रखे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैन कार्ड। टीडीएस, टीडीएस क्या है, हमारा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब कभी भी कुछ हम खर्च कर रहे होते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को पूरे पैसे नहीं दिए जाते, कुछ पैसे काट के हमें सरकार को जमा करा दिया जाता है, जिसको बोलते हैं टीडीएस। क्योंकि सरकार को लगता है कि मुझे पकड़ना तो आसान है क्योंकि तो मैं तो रजिस्टर्ड हूं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति जिसकी इनकम हो रही है वो छोटे छोटे व्यक्ति होते हैं, तो उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमसे ही टैक्स ले लेते हैं, टीडीएस। सीबीडीटी क्या है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी इसको बोलते हैं, कि मतलब जो पूरे डायरेक्ट टैक्स को रिगार्डिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, या फिर जो कैसे टैक्स को जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखती है, किससे टैक्स लेना है, किसको नोटिस भेजना है, ये सब काम करती है, उसको सीबीडीटी बोलते हैं। एओ क्या होता है, हमारा असेसिंग ऑफिसर, जो हमसे हमारे जो रिटर्न फाइल किया है उस रिटर्न में अगर कोई गड़बड़ी है उसके लिए जो पूछताछ करेगा उसको बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर। इसके बाद देखा जाए सीआईटी कौन है, कमिश्नर ऑफ इनकम। सर जीएसटी आपको पता है, ए वाई पी वाई और ए वाई और टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे बेसिक टर्म्स के साथ। अगली क्लास से अब हम सीखेंगे, पर्सन तो समझ लिया, अब पर्सन कितनी इनकम कमाए का टैक्स देगा और टैक्स किस तरीके से देगा। यानी इंटरेस्टिंग क्लास है जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल कुछ सीखने वाले हैं कि कोई पर्सन अपने टैक्स को निकालता कैसे होगा, कैसे कैलकुलेट करता होगा। जिसकी इनकम 15 लाख है वो कैसे निकालेगा, जिसकी 50 लाख है वो कैसे निकालेगा, जिसकी 2 करोड़ है कैसे निकालेगा। हर किसी के लिए सरकार ने अलग अलग रूल बना रखे हैं। ऐसा नहीं कि एक पर्सन का सीख गए तो सबका सीख गए, किसी से कम टैक्स ले रहा है, किसी से ज्यादा टैक्स ले रहा है, तो वो सीखने वाले हम अगली क्लास में, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स का। सर टैक्स ऑन सेल ऑफ स्क्रैप प्रॉफिट, नहीं प्रॉफिट नहीं है, जितना सेल करके रेवेन्यू है उसी के ऊपर टीसीएस काट लिया जाता है, वो ये नहीं देखते प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि आप स्क्रैप बेच रहे हो तो आपके लिए स्क्रैप का मतलब कूड़ा है, मतलब वैल्यूलेस प्रोडक्ट है, और आपने उसे 10 रुपए का भी बेचा तो सारा प्रॉफिट है आपका, तो सब पे टैक्स ले लिया जाता है। टीसीएस एंड टीडीएस, टीडीएस मैं दोबारा भी बताऊंगा, और टीसीएस जब आप कोई भी स्क्रैप बेचते हो, अपना एसी बेच के आ जाओ आपको टीसीएस कट जाएगा अगर बहुत सारा, क्योंकि हम जनरली एसएससी नहीं है तो पता नहीं चलता, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी जब बेचती है तो टीसीएस कटता है उनका। और ये टीसीएस क्या होता है, जब हम रिटर्न फाइल करते हैं ना तो टीडीएस और टीसीएस हमें वापसी भी मिल जाता है। जब मैं अगली क्लास के अंदर करवाऊंगा तो वहां पे टीसीएस और टीडीएस का कॉन्सेप्ट डाल दूंगा मैं। क्लियर है सभी स्टूडेंट को, जितने बच्चे लाइव है सभी को क्लियर है। विवेक, स्क्रैप प्रॉफिट, ठीक है ठीक है ठीक है। देवाशी, विवेक, के आर शाह, किसी को कोई दिक्कत?